इस तैयारी का मेन की रोल है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट रहो खुद के प्रति भी और अपने कंटेंट के प्रति भी, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मैंने चेक किया, फिर मैंने मेरी वाइफ को बताया तो काफ़ी अच्छा लगा सर। जैसे विजन के टेस्ट पेपर लगाए मैंने प्रीलिम्स के लिए सर। एक तो जैसे सर मैंने विजन की PT 365 आती है सर, 365, और वहीं पे जैसे विजन ऐप पे टॉपर्स की कॉपी डालता है, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं, हमें बस आशा के साथ में निरंतर कार्य करना। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति को चरितार्थ किया है संदीप कुमार मीना ने। संदीप कुमार मीना 2023 के सिविल सेवा एग्जाम में चयनित हुए हैं और आज हमारे बीच अपने पूरे संघर्ष को और अपने एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के विभिन्न आयामों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। संदीप, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। संदीप, पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम संदीप कुमार मीना है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन जयपुर से हुई है, राजस्थान कॉलेज जयपुर। और उसके बाद में सर मैं फरवरी 2014 से आयकर विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और इसी दौरान मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया है सर। अच्छा, तो आपने बताया कि 2014 से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। यस सर। तो उसके पहले से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे या उसके बाद शुरू किया आपने? सर जो रिजल्ट SSC का रिजल्ट आने के बाद से तैयारी शुरू की थी और ज्वाइनिंग के दौरान 6 या 7 महीने का टाइम मिला था और बाद में जॉब के साथ ही की है सर। तो मतलब ऐसा क्या आया आपको इंट्यूशन, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो अपने आप में एक अच्छा सर्विस है, तो सिविल सेवा, खासकर यूपीएससी वाले सिविल सेवा में जाने के लिए क्या ऐसा मोटिवेशन आया आपको? सर पहली बात तो सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जब सिविल सेवकों को कार्य करते हुए देखता है तो अपने आप में एक मोटिवेशन का काम करता है। दूसरा सर मैं ग्रेजुएशन के दौरान जयपुर में हॉस्टल में रहा था सर, तो वहाँ जब मेरे सीनियर्स का सिलेक्शन होता था तो उनको मैं देखता था, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम किया जयपुर में हॉस्टल में रहना। अच्छा संदीप, तो संदीप जो आपका 10 साल का संघर्ष रहा है, लगातार आप डटे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो इस साल आपने सिलेक्शन लिया, तो इस साल आपने क्या अलग किया और किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाया कि आपका इस बार चयन हुआ है? सर जैसे विजन के टेस्ट पेपर लगाए मैंने प्रीलिम्स के लिए और उन टेस्ट पेपर के जो सॉल्यूशंस थे उनको मैंने बार बार रिवीजन किया, एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन किया। जिन क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत थी उनको एक पेपर पे नोट किया जिससे रिवीजन करने में हेल्प हुई। दूसरा सर जो मेंस के स्तर पे GS की जो टेस्ट सीरीज थी वो लगाई मैंने, और जो यहाँ मेंटरिंग का जो एक अलॉट हुआ मेंटरिंग कृष्ण कुमार सर, उनके साथ में जो मुझे डेली डिस्कशन करने को मिला या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिख के उनको चेक कराने का अवसर मिला, उससे मेरे आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प हुई। और उन्होंने क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया, जिससे कि इसमें एक डायग्राम ऐड करते तो फ़ायदा होता या ये फैक्ट्स ऐड करते, तो कृष्ण कुमार सर ने मेंस के टाइम पे मुझे काफ़ी हेल्प की सर। आपने कहा कि कृष्णा कुमार सर आपके मेंटर थे, तो मतलब आपके अनुसार मेंटरशिप का एक बहुत बड़ा रोल अब आ गया है सिलेक्शन में? यस सर, मैं देख पाता हूँ ऐसा है। ऐसा आप देख पा रहे हैं? पहले आपको ऐसा मेंटरशिप कुछ ऐसा मिला था? सर ये मैंने फर्स्ट टाइम में लिया, क्योंकि 22 में शायद शुरू हुआ था तो मेरा 22 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था और 23 में मैंने ज्वाइन किया और मुझे बेनिफिट हुआ सर। अच्छा, वो हम लोग जैसा कि आप जानते हैं संदीप कि 3 चरण हैं, मैं तो कहूँगा कि 3 फिल्टर हैं। यस सर। प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, इसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग अलग अलग फिल्टर, अलग अलग चरण की थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो प्रीलिम्स पे आते हैं। संदीप, आपने काफ़ी बार प्रीलिम्स निकाला है, तो GS में आपने क्या किया, कौन से सोर्स यूज किए और क्या टेस्ट का आपका क्या रोल रहा है? सर GS में हम एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया या लक्ष्मीकांत हो गया, ऐसी जो बुक्स हैं उनको पढ़ते ही हैं और उनको बार बार रिवीजन सर, बार बार रिवीजन करने से एक्यूरेसी का रेशियो बढ़ता है सर। दूसरा सर उसके साथ साथ टेस्ट की भूमिका होती है, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं हम उनको पहचान पाता है और उन पर काम कर पाता है। यदि हम टेस्ट देते हैं पर्टिकुलर टाइम में 9 से 11 बैठ, 9:30 से 11:30 बैठ के, और उसी प्रकार CSET का भी देता है,
तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। सी सेट में हम जब मैथ्स और रीजनिंग को सोल्व करते हैं बुक से और टेस्ट पेपर में, तो इम्प्रूवमेंट की ओर आगे बढ़ता है। आजकल सी सेट का थोड़ा डाइसी है, हाँ, वो पर मैं फिर भी actually- टेस्ट सीरीज से हम कवर माफ़ कर सकते कीजिएगा, हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो तो मैं आपसे और डिटेल में जानना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम छात्रों को सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा हर्डल अब सीसैट हो गया है। एक एस्पिरेंट ने बताया भी कि अब ये क्वालिफाइंग पेपर ना होके डिसक्वालिफाइंग पेपर बन गया है ये। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सीसैट में आपने भी कहा कि 1-2 बार आपका भी सीसैट में शायद रह गया था, तो हिंदी मीडियम का छात्र कैसे उसको मैनेज करे और स्ट्रेटजी किस तरह से ले जाए आगे? सर मेरे हिसाब से सर सी सेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से करना चाहिए हमें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अच्छा। दूसरा, यदि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा तो थीम रिपीट होती है सर। तो हमें लगता है कि हम अगर 10 ईयर जो पिछले 10 या 12 साल के जो पेपर्स हैं उनको अच्छे से करते हैं, तो हमें एक सी सेट का आइडिया लगता है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में कि किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या किसके अनुसार वो आंसर डिसाइड कर रहा है। क्योंकि हम जो टेस्ट पेपर है उनमें प्रीवियस ईयर की पेपर्स की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। तो मतलब PYQ, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है इसमें, यस सर। है ना? उसका डीप एनालिसिस करना, उसको लगाना, बिल्कुल। और ये अपने सीसेट में भी टेस्ट पेपर काफ़ी लगाए थे? यस सर। अच्छा। और प्रीलिम्स में भी आपने पेपर काफ़ी लगाए थे, तो टेस्ट पेपर में काफ़ी यूज इसमें आपको दिखता है। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपसे प्रीलिम्स में पूछना चाह रहा हूँ कि जीएस की बात है। आप भी जब 2023 में जब प्रीलिम्स दे रहे होंगे और जीएस के एग्ज़ाम में जब बैठे होंगे और ऑप्शंस को देखे होंगे, तो आपको लगा हो कि अरे ये कैसा, उसका नेचर ही चेंज कर दिया ऑप्शन का। कहा जा रहा है कि एलिमिनेशन टेक्निक को ही एलिमिनेट कर दिया गया है। तो कैसे आपने अपने आप को काम रखा, कैसे संभाला अपने आप को? सर ये टेक्निक सर 2022 की प्रीलिम्स से आई है सर, और पिछले वाले पेपर में 45 के आसपास क्वेश्चंस थे वो जिसकी आप बात कर रहे हो। तो सर मुझे लगता है कि वो बार बार रिवीजन करता है तो हम एक एक्यूरेसी को पार करता है, तो हमें आइडिया लगता है। दूसरा सर कहीं न कहीं एलिमिनेशन तब भी हो रहे थे क्वेश्चंस अगर आपने बार बार रिवीजन किया है तो, और टेस्ट पेपर्स को बार बार अच्छे से सोल्व किया है, प्रीवियस ईयर्स को सोल्व किया है। तो जिस प्रकार यूपीएससी के क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो फिक्स है, जैसे मैपिंग का क्वेश्चन आएगा, रूस यूक्रेन का वार है तो यूक्रेन का क्वेश्चन था पिछली बार, उसी प्रकार जैसे गाजा हमास है, तो जो उनके जो थीम है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो वो क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है बिल्कुल टफ हुआ है, और वो सबके लिए टफ है। एक चीज़ हमें ये भी दिमाग में रखनी चाहिए क्योंकि कट ऑफ भी कंटिन्यूसली डाउन आ रही कम है, हो रहा है। तो इसलिए काम रहना है उस सिचुएशन में, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचें, नेगेटिव का ध्यान रखना है, तो मुझे लगता है रिवीजन करने से फ़ायदा मिलता है सर। तो आपने जो ये कहा कि जो थीम रिपीट हो रहे हैं, खासकर जो करेंट अफेयर के जो प्रीलिम्स में रोल है, तो उसको आपने कहाँ से पढ़ा? सर एक तो जैसे सर मैंने विजन की पीटी 365 आती है सर, 365, तो उसमें अगर कोई लोकेशन आ रही है तो उसको मैंने हमेशा मैप में देखा है। तो उससे जो आईआर वाली आती है तो मैपिंग और आईआर वाली को देखा तो उससे काफ़ी कवर होती है मैपिंग। दूसरा सर जो ज्योग्राफी का है वो मैपिंग की वीडियो यूट्यूब पे मिलता है सर, तो मुझे लगता है सर वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली सर, तो वो फ़ायदा हुआ सर। चलिए बढ़िया है। अब संदीप, हम लोग मेंस वाले चरण पे आते हैं, और मेंस में मैं आपका स्कोर कार्ड देख रहा था, जीएस में अच्छे मार्क्स हैं आपके इसमें ऑप्शनल में भी एवरेज मार्क्स हैं, बट ठीक ठाक है। तो जो जीएस है पेपर, उसको कैसे तैयार किया जाए? सबसे पहले तो हमें सिलेबस को अच्छे से रीड करना चाहिए, और उसके बाद में जो सिलेबस है उसके ऊपर जो बुक्स हमारी स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी हो गई उनको बार बार पढ़ना, और टेस्ट सीरीज, मैंने विजन की टेस्ट सीरीज पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली लगाई है, लगातार लगाइए, लगातार और लगभग सारे टेस्ट लिखे हैं। जो 8 टेस्ट वाली आती थी मेंस के बीच में, 8 या 12 वाली, तो वो कंटिन्यू मैंने लिखे भी हैं और कंटिन्यूसली लगाए हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी पढ़े हैं। और वहीं पे जैसे विजन ऐप पे टॉपर्स की कॉपी डालता है तो वहाँ से हम कंटेंट भी देखते थे और टॉपर्स क्या कर रहे हैं अलग, हमारी कॉपी में नहीं था और उनकी कॉपी में था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली।
और इस बार जो मैंने अलग किया सर, ये रिपीटेशन वाली बात है, लेकिन जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे मैंने, और उन क्वेश्चंस को मेरे मेंटर कृष्ण कुमार सर को मैंने चेक करवाया था, तो उन्होंने भी उनके जो मेरे आंसर्स थे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करवाया था सर। बात है। और एक चीज़ और मेंस के रिलेटेड आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो टाइमिंग का इशू है, हिंदी में थोड़ा लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इंग्लिश के तुलना में, तो आपने कैसे स्पीड पकड़ा, कैसे स्पीड की प्रैक्टिस की? सर हिंदी में ओबियसली सर टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे कंटिन्यूसली टेस्ट लिखेंगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा पेपर 2 घंटे 50 मिनट में कंप्लीट करना है। तो मेरे को एक जीएस के फोर्थ पेपर को छोड़ के और पेपरों में मेरा टाइमली हो रहा था पेपर, लेकिन फोर्थ पेपर लेंथी था तो उसमें थोड़ा टाइम का क्रंच लगा सर, नहीं तो और पेपर मेरे टाइमली हुए। तो इसका सबसे बड़ा उपाय है सर, जैसे नोट्स बनाते टाइम या डेली लिखने का जो अपना शेड्यूल है वो फिक्स करके जारी रखना हमें कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज के माध्यम से, या डेली 10 क्वेश्चन ही लिखने हैं लेकिन लिखने हैं, तो उससे हमारी स्पीड बूस्ट होती है सर। तो स्पीड बूस्ट होती है। ये किया मैंने। आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शन हिंदी लिटरेचर था। हिंदी लिटरेचर। तो आपने हिंदी लिटरेचर को कैसे, एक तो ये बताइए, हिंदी मीडियम में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ऑप्शनल सिलेक्ट किया जाए, अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हैं जिसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। यस सर। और बच्चे अगर गलती से उसको सिलेक्ट भी करते हैं तो आगे बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। तो किन किन पैरामीटर्स के हिसाब से बच्चों को ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए? सर इसमें सबसे पहली बात है सर, रुचि का विषय होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रुचि नहीं है तो कितना ही मार्किंग वाला सब्जेक्ट हो वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। क्योंकि हमें, जैसे मेरे केस में मैंने 3-4 साल मेंस लिखे, तो मैंने उन 3-4 साल किसी एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना। जीएस में तो करंट अफेयर्स है या काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, तो मेरे हिसाब से एक तो रुचि को आधार मानना चाहिए। दूसरा सर, कंटेंट और टेस्ट सीरीज आपको इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। और जैसे ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, हिंदी मीडियम में हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और ज्योग्राफी, इनमें कंटेंट और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो ये अपने अपनी रुचि पे डिपेंड करता है सर। अच्छा, और ऑप्शनल को कैसे तैयार किया, कहीं से सहायता ली आपने? सर मैंने कुमार अजय सर की कोचिंग की थी और उनके टेस्ट सीरीज भी की थी, और भी कहीं अन्य कोचिंग थी उनमें टेस्ट सीरीज दी थी, तो उससे काफ़ी सुधार हुआ सर टेस्ट सीरीज देने से। वहाँ भी मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज दी थी। अब जो एस्से का है, इस बार एस्से के मार्किंग भी बड़ा उथल पुथल मचाया है। तो एस्से को कैसे, खासकर जो इंटेंजिबल या फिर अमूर्त टॉपिक आ रहे हैं जिसको फिलोसफिकल टॉपिक भी कहते हैं, उसको कैसे डील किया जाए? सर पिछले 2-3 साल से 20 के बाद या 21 के बाद में अमूर्त टॉपिक मिल रहे हैं हमको ऐसे में देखने को। तो सबसे पहली बात यह है सर, उसको हमें पहले ही उसी टॉपिक, उन्हीं अमूर्त टॉपिकों पे ही काम करना चाहिए टेस्ट सीरीज के दौरान। दूसरा सर, हमें एग्ज़ाम से पहले कम से कम 20 ऐसे लिखने चाहिए, 20। तो उससे हमारा राइटिंग का फ्लो भी बनता है सर, और एक सुधार की जो होती है कि हमने पहले वाले ऐसे में गलती की थी तो अगले वाले ऐसे में ये नहीं की, और टेस्ट सीरीज में हमारे जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी से एग्जाम्पल ले सकते हैं। विजन की जो साइट है या विजन के ऐप पे काफ़ी कॉपियाँ मिलती हैं, उन पे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, और उन्हीं कॉपियों में से हम जो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो मुझे लगता है सर बार बार अभ्यास करने से, और जो उस टॉपिक, अमूर्त टॉपिकों पे बार बार हम जो ऐसे लिखते हैं उससे पहले 15 या 20 मिनट ड्राफ्ट करता है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और एस्से में भी आपने टेस्ट लिखा था? यस सर। वो आपने कहाँ लिखा टेस्ट? सर मैंने अजय सर के पास भी लिखे थे, विजन आईएएस में भी लिखे। दोनों जगह लिखे, मतलब चेक कराया आपने? यस सर। अच्छा अच्छा, उससे आपको इम्प्रूवमेंट? बिल्कुल सर हुआ। अच्छा अच्छा। अब हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट पे आते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में आपको पता है कि जो सिलेक्शन ही नहीं, रैंक बड़ा डिसाइड करता है। किसी को 120 आता है, किसी को 130, किसी को 200 आता है। तो 50-60 नंबर का जो जंप मिलता है बहुत कुछ निर्धारित करता है। इस बार के भी रिजल्ट में खासकर हिंदी मीडियम में देखा गया है। और आपका जब स्कोर कार्ड देख रहे थे तो अच्छे मार्क्स हैं आपके इंटरव्यू में। तो आपको क्या लगता है कि जो इंटरव्यूअर है वो कैंडिडेट में क्या देखता है, और आपने इसकी तैयारी कैसे की थी? सर मैंने इस बार डैब पे बहुत अच्छे से काम किया, और वहाँ पे
इंटरव्यू की जो शुरू होता है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। इस बार मेरा शुक्ला सर का बोर्ड था, तो उन्होंने इंडिया अमेरिका रिलेशन पर इन पे काफ़ी बात हुई, तो मैं वहाँ कंफर्ट था करंट अफेयर्स में। दूसरा सर, इस बार मैंने डैप में, जैसे मुंबई मेरा डैप में है जो पोस्टिंग की वजह से, तो मुंबई से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो मैंने उनको अच्छे से तैयार किया। तो मुझे लगता है एक तो अपने को डैप को अच्छे से तैयार करना चाहिए, करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से तैयार करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन था कि अमेरिका में अगर ट्रंप जीतता है तो आप कैसे देखते हो उनको। तो हम ट्रंप की जो उस वक्त की जो न्यूज़ है ट्रंप को रिलेट, जो वहाँ की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट में आ रही है, तो उसको भी बहुत अच्छे से देखना चाहिए हमें। तो एक तो करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो करो और डैप को अच्छे से तैयार करो। 70% इंटरव्यू अपना यही होता है। दूसरा सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को जैसे हम मेंस में पढ़ते हैं, उसके बजाय आम आदमी कैसे सोचता है ऑप्शनल के बारे में। जैसे यदि कोई मेंबर हिंदी लिटरेचर के बारे में सोचेगा, तो हमारे ऑप्शनल में सब्जेक्ट में दुष्यंत नहीं है, लेकिन वो दुष्यंत के बारे में जरूर पूछ लिखेगा, सकता है। पूछ सकता है। हाँ। तो हमें उस एंगल से सोचना होगा, तो काफ़ी हेल्प मिलती है फिर हमें। और ये बताइए, जैसे कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और शायद मेरा परसेप्शन भी है कि मेंस का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, अब आपको डेट मिल गया इंटरव्यू के, तो 1 महीना 2 महीना गैप रहता है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वो इंटरव्यू नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट है। और मुझे लगता है किसी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है 2 महीने में ऐसे कोई निखार बहुत बड़े स्तर पे नहीं आ सकता है, 10-15 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए कोई विद्यार्थी क्या करे? मुझे लगता है सर, यूपीएससी के इंटरव्यू में बोर्ड को खुद को भी पता होता है, एक आईआईटीएन है और अच्छे बैकग्राउंड से है और एक गांव से है और मेरे जैसे नॉर्मल ग्रेजुएट है, तो बोर्ड उस पैरामीटर्स को खुद ही कहीं न कहीं एडजस्ट करता है। लेकिन फिर भी एक तो आप अपनी चीज़ों के बारे में अवेयर रहो, आसपास की चीज़ों के बारे में। दूसरा, आप वहाँ जाके कोई बड़ा ब्लफ मत करो, झूठ मत बोलो, या कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक मत करो, ब्लंडर मत करो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं सर। और आगे तो बोर्ड की इच्छा पे ही डिपेंड करता है कि हमें किस दिशा में जा रहा है। ज़्यादा हम इंटरव्यू को मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाते कई बार, तो मुझे लगता है कि आप ब्लफ मत करो, ईमानदार रहो, तो आपको मार्क्स मिलता है। संदीप, मैं तो कहूँगा हिंदी मीडियम ही नहीं, इंग्लिश मीडियम में भी हर जगह जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे हाइप करेंट अफेयर का रहता है। आप देख रहे होंगे कि हज़ारों मैगजीन हैं, हज़ारों यूट्यूब चैनल है जहाँ पढ़ाया जाता है, और जो भी कुछ नया शुरू करता है तो करेंट अफेयर से ही शुरू कर देता है। तो बच्चों के दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन है कि करेंट अफेयर कहाँ से करें, कैसे करें, क्या उसके नोट्स बनाएं कि नहीं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सा मैगजीन पढ़ें। तो आपने कैसे किया था, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। सर, मैंने एक तो चैनल है जिस पे एडिटोरियल डिस्कशन आता है, तो मैं वो कंटिन्यू सुनता हूँ सर। अच्छा। उनका प्रीलिम्स बूस्टर भी कंटिन्यू सुनता हूँ मैं। और उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी जॉब की वजह से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया। उसके अलावा सर, मैं प्रीलिम्स के लिए पीटी 365 और मेंस के लिए मेंस 365, यही सोर्स मैंने फॉलो किए हैं। वो एडिटोरियल सुनने से मुझे फ़ायदा ये होता था, जिस दिन मैं पीटी 365 पढ़ रहा होता था तो मुझे लगता था ये चीज़ मेरी कवर है, पहले से पढ़ा हुआ है। और वो एडिटोरियल डिस्कशन में वो पूरे अच्छे से टॉपिक को भी कवर करते हैं। तो वही टॉपिक विजन आईएएस अपने पीटी 365 में अच्छे से कवर करता है। और उसके साथ साथ जैसे विजन की जो मेंस का वैल्यूएशन है, कहीं ना कहीं वो टॉपिक मुझे वहाँ भी मिलता था, तो बार बार रिविजन वाली चीज़ हो जाती थी। तो मेरे करंट्स का मेन सोर्स पीटी 365 और मेंस 365। तो आप जैसे मेंस 365 का ही सही नोट्स भी बनाते थे कुछ रिवीजन करने के लिए? यस सर। अच्छा। जैसे सर कोई टॉपिक था, उसको मैं सोचता था कि उसको एक पेज में कहीं न कहीं लिख लूँ मैं, क्योंकि मैं जिस दिन एग्ज़ाम देने जाऊँगा उस दिन उसको पढ़ नहीं पाऊँगा। तो मेरे लिए अगर 10 या 20 पेज में मैं एक, जैसे अर्थव्यवस्था की मेंस 365 है, उसके मैंने 25 पेज या 30 पेज में लिख लिया, डाटा, फैक्ट्स, पॉइंट्स, तो मेरे लिए वो ईजी हो जाता था। और उसको बार बार रिवाइज आप करते थे? यस सर। अच्छा। संदीप, आखिरी में आपसे इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ जिस पे काफ़ी कम लोग चर्चा करते हैं, नॉर्मल डिस्कोर्स में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, वो मेंटल हेल्थ की। मैं भी काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो उनको नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में है या फिर कुछ दिक्कत है,
लेकिन मुझे वो दिख जाता है सिम्टम। शायद हम भी उस चीज़ से गुजरे हैं, और आपसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता जो मुझे ये समझा सके, क्योंकि आपका 10 सालों का संघर्ष है, बीच में कितना उतार चढ़ाव आया होगा उसको आपने झेला है। तो मेंटल हेल्थ कैसे बनाए रखें, अच्छा कैसे रखें, और इसके लिए क्या करना चाहिए? सर मैं इसमें एक चीज़ देखता हूँ सर, एक तो अच्छे दोस्त होने चाहिए। अच्छा। जैसे मैं कभी डिप्रेशन में बताता था तो एक मेरे सीनियर है संजय भाई साहब, एक शिवराज भाई साहब, एक ओला जी हैं, तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वो भी तैयारी कर रहे थे तो वो भी फेल हो रहे थे या पास हो रहे थे, तो अभी वो सब अच्छी पोस्टों पे हैं। तो वो भी बोलते थे हमने भी इस दौर को झेला है, ये 1 या 2 दिन का फेज है कि आप बहुत डिमोटिवेट रहोगे, आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन उस दौर को अगर आपने ओवरकम किया, आपके अच्छे दोस्त हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे कि मेरा हुआ है तो तेरा भी होगा। तो अगर ऐसा अमाइकेबल माहौल रहता है तो मुझे लगता है वो अच्छी बात है। दूसरा एक फैमिली सपोर्ट, कि जैसे मेरा 3 बार इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा ऐसे ही बोला कि यार होगा, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ खोने के लिए तो है ही नहीं, हमारे साथ में कुछ गलत थोड़ी हुआ है, और एक दिन जब सिलेक्शन भी होगा उस दिन बहुत अच्छा भी लगेगा। तो जब बुरा फील हो तो उसको भी आपको नॉर्मली लेना है, जब अच्छा फील हो उसको भी आपको नॉर्मली लेना है, क्योंकि आपको एक सतत रहना है, जब भी आप लंबी तैयारी कर सकते हो या फिर इतना लंबे टाइम आप नॉर्मल रह सकते हो। तीसरा सर एक योगा, जो सुबह सुबह अगर आप पार्क में आधा घंटा इन्वेस्ट करता है तो वो आपको पूरे दिन मोटिवेट रखता है। तो ये 3 चीज़ अपनाई सर। तो मतलब कि आपको पीयर ग्रुप अच्छा बनाना है, अच्छे दोस्त बनाना है, अच्छी Yes, sir. संगति रखनी है। यस सर। जो आपको, जिससे अपनी बात शेयर कर कर सकें। सकें। बिल्कुल। और संदीप, ये तो आपने बताया कि कैसे स्ट्रेस को कम करना है, मेंटल हेल्थ कैसे बनाए रखना है, लेकिन मैं वो एग्ज़ाम के दिन की बात अब आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रीलिम्स के पहले एंजाइटी आता है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट शेयर करते हैं कि सर मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, जबकि वो साल भर पढ़े होते हैं। मेंस के पहले एंजाइटी आता है। उसी प्रकार से इंटरव्यू में आपने काफ़ी फेस किया है उस दौर को, तो उसको कैसे हैंडल करें ये बताइए। सर एक चीज़ हमें हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि हर समस्या का 2 चीज़ हमें सोचनी चाहिए, एक हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो जो हम कर सकते थे वो हमने हमारा बेस्ट किया, और अब एग्ज़ाम हॉल में हम कुछ नहीं कर सकते कि हमने वो टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो हम उनके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा यही सोचता था, शुरुआत में मैं भी इन चीज़ों को लेके बहुत टेंस रहता था, बाद में मैंने इन चीज़ों के बारे में छोड़ दिया, होगा जो होने दो, हम क्या कर सकते थे, और हमारे पास जो लिमिटेड टाइम था या लिमिटेड छुट्टियाँ मिली हैं उनका हमने बेस्ट यूज किया, सिलेक्शन हो या नहीं हो ये ईश्वर की इच्छा है। और इस जर्नी में, चूँकि ये लंबी जर्नी है, तो आपको अब मेंटरशिप का रोल कैसा दिखता है, कि मेंटरशिप क्या हर स्टेज में ज़रूरी है? जैसे आपने तो मेंस में लिया, तो क्या प्रीलिम्स में भी ज़रूरी है, मेंस में, इंटरव्यू में, क्या लगता है आपको? सर प्रीलिम्स के स्तर पे भी ज़रूरी है, लेकिन मेंस के स्तर पे अधिक ज़रूरी है, इंटरव्यू के स्तर पे अधिक ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आप टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हो, तो वहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत अधिक होती है। जबकि प्रीलिम्स का एक सेट पैटर्न है, उसमें आप मेंटरशिप की भूमिका जैसे सी सेट है वहाँ देख सकते हो, अच्छे मेंटरशिप की भूमिका नो डाउट सर तीनों स्तरों पर काम करेगा। और ये भी आपने एहसास लिया है कि मेंटरशिप सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नॉन एकेडमिक सपोर्ट भी करे, जैसे कि आप कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो क्या आप मेंटर से शेयर कर पाते थे? बिल्कुल सर, जैसे न्यू कमर्स हैं उनको शायद यहाँ अच्छे दोस्त नहीं मिले। मेरा जर्नी काफ़ी टाइम हो गया, इस वजह से मेरा एक अच्छा फ्रेंड सर्किल बनाने को मौका मिला, लेकिन न्यू कमर्स अपनी जो मेंटल स्टेटस है उसको शेयर करते हुए भी शर्माता है, तो उनके लिए एक मेंटर की भूमिका बहुत अधिक है। मेरे लिए था सर, मैं यहाँ 10 साल रहा, तो मेरा रूममेट था रमेश, दोस्त है, हाँ। तो रमेश के साथ में मैं बिल्कुल परिवार जैसा माहौल था। और भी काफ़ी दोस्त थे जिनका शायद नाम नहीं ले पा रहे समय के अभाव में, लेकिन दोस्तों ने मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम का काम किया, तो बहुत अच्छा। हाँ, और ये सपोर्ट सिस्टम बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि साथ में जो बहुत सारे बच्चे गेट बंद करके सोचते हैं कि 14 घंटा पढ़ें,
तो उससे अकेलापन सुना है बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो बेहतर है कि कुछ टाइम सोशलाइज भी किया जाए। ये आपको लगता है ऐसा? सर एक तो मैं मानता हूँ सर, जैसे 14 घंटे पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। आप 10 घंटे क्वालिटी टाइम 10 या 12 घंटे पढ़ सकते हो, या 8 घंटे। मेरे केस में तो सर मैं 8 घंटे ही पढ़ पाता हूँ, 8 या 10 घंटे। तो उस टाइम में अगर आप सोशल अपने आप को सामाजिक रूप से संलग्न रखोगे, दोस्तों के साथ में एंगेज रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं कमी होंगी, अधिक नहीं होंगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों की भूमिका वहाँ और भी अधिक महत्वपूर्ण है। और एक लास्ट बात, आपको पर्सनल बात है, पूछना चाहता हूँ कि जब रिजल्ट आया और आपने इतने सालों बाद, हर साल आप चेक करते ही हैं, तो इस साल सिलेक्शन हुआ, तो आपका क्या एहसास था और आपके घर वाले, आपकी फैमिली का क्या एहसास था? सर रिजल्ट आया तो मैं विशाखापट्टनम था, वाइफ के साथ में था, बेटी भी थी। तो मैं रिजल्ट नहीं चेक किया था, उससे पहले मेरे एक सीनियर है आनंद भाई साहब, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी सहयोग भी करते हैं। तो उनका फ़ोन आया, यार तेरा नाम है। तो मैंने कहा भाई साहब रोल नंबर मिलाओ, नाम से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा रोल नंबर बोल, तो मैंने रोल नंबर बोला, तो उन्होंने कहा यही है। उनकी भाई साहब मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने चेक किया, फिर मैंने मेरी वाइफ को बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा ये चौथा इंटरव्यू था। तो मतलब परिवार को काफ़ी खुशी हुई सर। और अंत में संदीप, आप काफ़ी संघर्ष आपने देखा है और लगातार लगे रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं? मेरा उनको यही संदेश है कि इस तैयारी का मेन की रोल है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट रहो खुद के प्रति भी और अपने कंटेंट के प्रति भी, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। रिवीजन, टेस्ट सीरीज इस तैयारी के की फैक्टर हैं, और हमेशा सुधार की ओर आगे बढ़ो, अपनी पिछली गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, एक दिन सफलता हमारे पास ज़रूर आएगी अगर हम धैर्य के साथ में निरंतर प्रयास करते हैं। तो अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। हमें बस आशा के साथ में निरंतर कार्य करना है। हाँ संदीप, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, संदीप के संघर्ष से, वो भी 10 साल का संघर्ष से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कैसे जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है और आपको कैसे उसको ओवरकम करना है। लगातार डटे रहना है, चाहे आप बार बार फिसलें, लेकिन पहाड़ चढ़ने का प्रयास हमेशा जारी रखना है, और एक दिन आप पहाड़ चढ़ के रहेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो इसी मैसेज के साथ आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।